नमस्कार। कार्यक्रम कला संगम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम कला संगम में है खास रंग, जिसके लिए मैं ये कहूँ कि बंसी की मधुर सुरों में ये कैसी तान है कि तीन लोक के स्वामी के लगी मुरलिया हाथ है। जी हाँ, भारतीय संगीत साजों में मुरली का एक खास ही मकाम है, जो अपने मधुरतम सुरों से हम सबको सराबोर कर देती है। और यही मुरली, यही बांसुरी जब किसी कलाकार के हाथ में आती है तो सरगम के 7 सुरों में बोल उठती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी से। तो आइए उनसे रूबरू होने से पहले एक नज़र डालते हैं उनकी कलामयी यात्रा पर। बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। बांसुरी जब उनके हाथों में आकर अधरों से गुफ्तगू करती है तो सरगम के 7 सुरों की मिठास हृदय में घुल जाती है। बांसुरी की धुन में एक ऐसा रंग है जिसमें आत्मा और परमात्मा से बात हो उठती है। बनारस घराने का एक खास अंदाज, जिसमें संगीत की तमाम बारीकियां हैं। मात्र 12 वर्ष की आयु में कलकत्ता म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित किया गया था। बचपन से ही मंचीय प्रस्तुतियों का दौर शुरू हो गया। आपकी इस कला में है एक खास अनुभूति। आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी के सफर के साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मंच पर अपनी कला से सभी को सराबोर किया है। इस सफर में कई दिग्गज कलाकारों के साथ जुगलबंदी का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपकी कलात्मक सृजनशीलता के लिए ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के साथ साथ कई सम्मानों के साथ आपको अलंकृत किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए आप अपने शिष्यों को बांसुरी वादन में निपुण बना रहे हैं। देश विदेश में आपकी इस कला को बेहद सराहा जाता है। भारतीय कला संस्कृति में आपका नाम गर्व से लिया जाता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा शर्मा कार्यक्रम कला संगम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, भावनाओं की मधुर तान है, शब्द शब्द है दर्पण, बांसुरी तुम चली आओ, होठों का है निमंत्रण। जी हाँ, एक कलाकार जब बांसुरी वादक बनता है तो अपनी पूरी जिंदगी बांसुरी को देता है और बांसुरी उसकी जिंदगी बन जाती है। और उस सफर में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी दुआ से बहुत ठीक हूँ। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत अगर बांसुरी की धुन से बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। जी जी जी। तो एक उन्हीं का आशीर्वाद है जी, जो आज हिंदुस्तान में बांसुरी बहुत फैला हुआ है। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो पंडित जी, आपका जन्म बनारस में हुआ। जी जी। और कहते हैं कि बनारस की फिजाओं में संगीत रचा बसा है। बिल्कुल, बेशक। तो हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, कैसी आपकी यादगार हैं, उन यादों को साझा कीजिए। एक्चुअली हमारा ये घराना पहले शहनाई का घराना था। अच्छा। और इसमें मेरे दादाजी है, उनके पिताजी है, उनके दादाजी, ये सभी लोग शहनाई बजाते थे। और नौबत खाने में, राजा महाराजा के दरबार में इसी तरह ये संगीत का सिलसिला चल रहा था। मेरे पिता भी शहनाई बजाते थे। मेरी शुरुआत भी शहनाई से हुई है। लेकिन पिताजी को लगा कि
शहनाई के साथ साथ, क्योंकि ज़्यादातर शहनाई शादी ब्याह में ही बजता था। जी जी। तो एक लगन, जब शादी ब्याह का लगन हो तो उसी दम वो कलाकार कमाता है फिर उस हिसाब से। तो उसमें इतना पैसा या सब कुछ नहीं होता, नाम भी नहीं होता था। बड़े मुश्किल से जाके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो पूरी दुनिया में शहनाई का एक जगह बनाया, तो शहनाई प्लेयर का उस तरीके से नाम नहीं हो पा रहा था। तो उनको लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो पिताजी ने शहनाई से बांसुरी की शुरुआत की। और पहले उन्होंने त्रिपुरा बनाई। त्रिपुरा एक फ्लूट अलग किस्म का होता है, जो कि इस साइड से हल्का बजता है। एक तो जी वाली फ्लूट होती है एक साइड से, और ये कृष्णा फ्लूट है जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों पे होता है। तो उन्होंने शुरू किया, कुछ साल रियाज किया, मेहनत किया, फिर भाई लोगों को सबको सिखाया। तो इसी तरह हमारा जब नंबर आया तो मेरी शुरुआत मेरे दादाजी ने शहनाई से ही किया। अच्छा। तो मैं शहनाई बजा रहा था। मेरे पिताजी का शुभ नाम है पंडित रघुनाथ प्रसन्ना। और ये प्रसन्ना जो है, ये उपाधि हमारे पिताजी को कुछ बिहार महाराज से मिला। अच्छा। जब उन दरबार में, जब वो 18 साल के थे, तो वहाँ बांसुरी बजाई, तो वहाँ के राजा बहुत खुश हुए, भाई तुमने तो प्रसन्न कर दिया। तो वहाँ से प्रसन्ना शुरू। प्रसन्ना वहाँ तो हो गए, लेकिन जब दिल्ली में 66 में आए, यहाँ रहने लगे, यहाँ साउंड रीजन में सर्विस करते थे, तो आकाशवाणी में उनका प्रोग्राम था, तो डबल एल के बाद ए लग गया, सिंगल एल की जगह। तो प्रसन्न से प्रसन्ना हो गए। अच्छा। वो हर जगह प्रसन्ना प्रसन्ना तो प्रसन्ना फेवरी है, तो वो एकदम फेमस हो गया आपका नाम। तो मेरी शुरुआत शहनाई से हुई, बाद में हमने शुरू किया बांसुरी से। तो पंडित जी, आप बनारस घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं चाहूंगी कि बनारस घराने की कुछ खासियत अगर बांसुरी पर आप सुनाना चाहें। ये लचक चीज़ें हैं, ये बनारस की। और भैया का हाल हो, ठीक है हुआ, तो ये बोली के साथ साथ इसके धुन की जो मेलोडी है ना, उसी तरह पंडित जी, आपने 12 वर्ष की आयु में जो पहली प्रस्तुति दी थी, मंचीय प्रस्तुति, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। हाँ, वो पहली मेरी प्रस्तुति शहनाई की थी। शहनाई की शुरुआत, और पहला कार्यक्रम कलकत्ते में चिल्ड्रन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस था, जहाँ की बच्चे जो हिंदुस्तान के कहीं के भी बच्चे होते, छोटे छोटे, वो स्टेज पे कैसा कार्यक्रम देते थे। तो हमें चाचा जी मेरे लेके गए, और वहाँ पे हमने राग यमन शहनाई में बजाया। तो हमने शहनाई में, तो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर रख दिया, और हमें एक ही राग आता था, सिर्फ यमन। अच्छा। दूसरे राग के लिए दूसरे दिन फरमाइश आ गया, अब दूसरा राग भी जाना चाहिए। रागों की फरमाइश नहीं है, लेकिन दूसरे दिन आइटम रख दिया। फिर चाचा जी ने रात को मालकोस की बंदी सुनाई, और फिर हमने दूसरे दिन मालकोस भी सुना दिए। तो ये है कि पहले बंदिशों में ही एक घरानेदार जब लोग होते हैं ना, पहले बंदिश सिखा देते, तो बंदिशों से राग का सारा वो हो जाता है। जी 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 जी। तो वो यादें आज भी आपने सहेजी हुई है। वो आशीर्वाद था लोगों का। वहाँ पे सुनने वाले अच्छे अच्छे फनकार आए थे, उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया। और जीवन में पहली दफा चॉकलेट खाया, हमें पता नहीं था चॉकलेट क्या होता है। मतलब वो 60-80 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो अब तो चॉकलेट की मिठाई ये सब। तो वो चॉकलेट किसने दी थी आपको? वहाँ के लोग जो हैं कि भाई खत्म करते, जो भी बच्चा आता था पहले खत्म करके चॉकलेट या वो कुछ देते थे। तो बंगाल में क्या टिफिन का भी रिवाज ज्यादा ना, खिलाना या मीठा खिलाना। तो पहली दफा जीवन में हमने चॉकलेट खाया, वो अभी तक याद है। तो पंडित जी कहते हैं बांसुरी बजाने में जो सांसों का सामंजस्य होता है, बड़ा गजब होता है।
तो इसके लिए क्या रियाज और किस तरीके की समर्पण जो चाहिए हमारा उसे? आसन है संगीत का, जो अभी हम बजा रहे हैं, जो आजकल कहते हैं बीमारी कोरोना आई हुई थी, तो फेफड़े पे ही असर करता है, लेकिन बांसी वादक के फेफड़े पे कम असर करता है। मेरे ख्याल ईश्वर की ऐसी कृपा है कि रियाज कर करके फेफड़ा मजबूत हो जाता है। पंडित जी, आपके गुरु जी कौन रहे सबसे पहले? मेरे शुरुआती जो पहले मेरे गुरु मेरे दादाजी पंडित गौरी शंकर जी, और उसके बाद मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, जो कि इस घराने में बांसुरी लेके आए। उसके बाद मेरे चाचा जी पंडित भोलानाथ जी, एक चाचा जी मेरे पंडित विष्णु प्रसन्ना जी। पहले तो घर में सीखे, फिर पिताजी ने कहा भाई इस बच्चे को, जैसे अक्सर होता है कि बच्चा बिगड़ न जाए, तो उसको खेलने की वजह से हमें एक गुरु के चरणों में डाल दिया। वो रामपुर सैसवान घराने के उस्ताद हफीज अहमद खान साहब और उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब के पास भेज दिया। फिर मैं 1970 में उनके पास शागिर्द। 1970 के बाद से मैं भी कंटिन्यूटी हमारी फ्लूट के रियाज और सीखने में ही लगा रहा, अभी भी सीख रहा। तो पहले मेरे गुरु मेरे दादाजी थे। उसके बाद फिर कुछ दिन तक मैं बनारस में था, तो बनारस के ठुमरी सम्राट पंडित महादेव मिश्रा जी मेरे गुरु रहे। तो वो कहना चाहिए जैसे 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी, तो मेरे 7 गुरु हैं, उनका सबका आशीर्वाद है। अच्छा। पंडित जी, बांसुरी से कहते हैं जो गायकी का अंग होता है, वो आपने किनसे सीखा? पंडित महादेव मिश्रा जी, जो ठुमरी अंग की चीजें उनसे ली, और जो ख्याल अंग की चीजें हैं रामपुर सैसवान घराने के उस्ताद हफीज अहमद खान साहब और उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, जो कि बहुत महान संगीतज्ञ थे, उनका सबका आशीर्वाद में। तो पंडित जी, बांसुरी से जब ठुमरी निकलती है, कजरी निकलती है, चैती निकलती है, होरी निकलती है, तो बड़ी मन को अंदर एक्चुअली क्या है कि निकलने को सब कुछ निकल सकती है जी जी, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद बहुत और रियाज हो जी जी, तो सब कुछ निकल जाता है। तो कोई रंग आप हाँ बिल्कुल सुनाएंगे आपको। तो मेरा कहने क्या है कि जब तक आदमी कोशिश नहीं करेगा ना, कुछ नहीं कर सकता। अच्छे गुरु भी मिल जाएगा, खुद को करना पड़ता है। अगर खुद मेहनत अच्छा करेगा तो सब कुछ निकल जाएगा। तो हम, मेरा एक स्लोगन भी बनाया हुआ है, जो करेगा रियाज वो करेगा राज। क्या बात है। तो अगर रियाज नहीं करेगा तो फिर राज कैसे कर सकता है? जी, तो संगीत में सबसे जरूरी है सीखने से ज्यादा रियाज। तो मैं आपको एक कजरी सुनाता हूँ। कजरी जरूर। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पंडित जी। मैं इसमें जब लास्ट में इसको जब रिदम के साथ हम लोग करते हैं तो छोटी फ्लूट बजाते हैं, तो थोड़ी उसके भी अंदाज आपको सुना दें। बहुत सुंदर। पंडित जी, दोनों में क्या अंतर है? आवाज में तो बिल्कुल अंतर है। नहीं, आवाज एक्चुअली ये बेस है, ये शार्प हाई पिच है। तो जब हम लोग जो धुन बजाते हैं, जब फास्ट रिदम चलता है, तो उस टाइम थोड़ा सा चटनी की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को आनंद आए। आनंद तो इसमें भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है और वो भी बहुत सुरीली है। दोनों, बस उसमें ठहराव नजर आ रहा है, इसमें तीखा। जी जी बिल्कुल सही, क्या बात है।
तो पंडित जी, जब आपकी जो जुगलबंदी पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी के साथ हुई है, क्या गुनी आदमी हो। जी जी जी, तो वो यादें आप कैसे सहेजते हैं? एक ज्ञान सेठ जी बहुत अच्छे इंसान थे। जी। उनके दिमाग में आया कि सभी कलाकारों को, हिंदुस्तान के कलाकारों को लें और गाने के साथ इंस्ट्रूमेंट की जुगलबंदी करें। अच्छा। तो बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों के साथ करके किया। उसमें मेरा भी नंबर पंडित जी के साथ, पंडित छन्नूलाल जी के साथ किया। तो गाने के साथ एक्चुअली जब इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो जैसे लगता है कि एकम्पनीमेंट करना, लेकिन उनकी सोच अच्छी थी और उस्ताद विलायत खान साहब ने पेश किया तो अपने ढंग से उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम लोगों ने कोशिश किया कि अच्छा हो जाए, लोगों को पसंद आया वैसे। जी जी। नहीं, जब आपने छन्नू लाल मिश्रा जी के साथ बैठे तो एक बड़ा, अरे बिल्कुल, अच्छा बनारस के थे तो हमारे अपने हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ये नहीं हुआ। और बहुत प्यार से बहुत अच्छा बजा और उन्होंने बहुत अच्छा गाया, लोगों को आनंद आया। क्योंकि मैंने तो आपके इस संस्था दूरदर्शन के लिए 91 में अपने साथ जुगलबंदी रिकॉर्ड की थी। जो मैं खुद फ्लूट बजा रहा हूँ, खुद बांसुरी बजा रहा हूँ, दोनों जुगलबंदी 91 में कमली जी ने किया था। तो मैंने 90 में उसको बात किया था। उन्होंने कहा भाई जुगलबंदी कर लोगे? मैंने कहा जी मैं तो 10 साल से रियाज कर रहा हूँ। तो फिर 1 साल बाद दूरदर्शन ने रिकॉर्ड किया। सीपी से दूरदर्शन में पूरा एक हफ्ते तक स्टूडियो बंद था और कमाल की रिकॉर्डिंग की। और आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं देखे तो फिर देख लीजिएगा, यूट्यूब में है। तो आपका रिश्ता आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी बचपन से रहा है। और बहुत कृपा है हमें, आकाशवाणी पे बहुत गौरव है कि हम वहाँ के आर्टिस्ट हैं, वहाँ से निकले हैं। युवानी से लेके दूरदर्शन से लेके कहीं भी हम कहें तो बहुत हमें मिला, बहुत आशीर्वाद मिला सबका। जी जी। पंडित जी, न्यूयॉर्क में जब आज़ाद भारत को 50 साल हो गए थे तो एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया था। जी जी, उसमें मैंने भाग लिया। जी भाग लिया था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस जमाने में इतने बड़े बड़े उसमें तो कहना चाहिए हमारे भाई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और शिव कुमार जी की जुगलबंदी थी। मेरा एक जगह सोलो था कि कुछ नेशनल पार्क है, कुछ पार्क में। तो इसी तरह बहुत सारे पंडित विष्णु भट्ट जी थे, उसमें उस्ताद विलायत खान साहब थे, सुजात खान साहब थे और जाकिर हुसैन जी भी थे, पंडित बिरजू महाराज जी थे। तो सभी हमें छोटे से कलाकार को भी हमें चांस मिला, हम भी बजा के आए। नहीं, वही ना, वही यादें जो हैं बहुत बड़ी होती हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं आपकी शागिर्दी में, तो उनको भी गर्व होगा जब वो सुनेंगे कि हमारे गुरुजी इतने बड़े लोगों के साथ रहे। उनको वो प्यार करते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। तो उस जमाने में आपने क्या वो देशभक्ति का उस समय? नहीं, सारे क्लासिकल प्रोग्राम था, कोई ऐसा कि कोई सारे जहाँ से अच्छा या ये कुछ नहीं। वो तो कि इसलिए कि जहाँ क्लासिकल का उसमें इतना सब है ईश्वर के, हमारे रागों के अंदर वो चीज़ें हैं जो हम, लेकिन विदेश में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत लाइक करते हैं। मतलब इतनी शांति से, जैसे हम बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ अब कुछ लोग मेडिटेशन के लिए इंडियन म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं। वहाँ बहुत पहले से लोग इंडियन म्यूजिक, अच्छा क्लासिकल, देखिए सबसे पहले तो देखना चाहिए हम हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का प्रचार प्रसार करने वाले पंडित रविशंकर जी हैं। उनका आशीर्वाद है जो आज हम हिंदुस्तान से बाहर जाके इज्जत पा रहे हैं, सारा कुछ उनकी देन है। तो हमारे जितने भी सीनियर है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद अमजद अली खान साहब, जितने भी लोग हैं वो बाहर जाके इतना इज्जत करके आए हैं, हम लोग के लिए जगह बना के आए हैं। हम लोग जाके ऐश करते हैं, बजाते हैं। तो पंडित जी, उस टाइम पर जो आपने वहाँ बड़े बड़े संगीत की हस्तियाँ थी आपके साथ, जी जी, तो मैं चाहूंगी कि कुछ यादों को ताज़ा करते हुए वैष्णव भजन अगर आप सुनाएं।
बहुत सुंदर। पंडित जी, आपने अपनी बांसुरी पर कई ताने छेड़े हैं, अलग अलग धुनें निकाली हैं, राग बजाए, जो आपको बहुत पसंद हो, क्या वो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या सुना रहे हैं आप, पहले तो बता दीजिए। राग देश में एक बंदिश सुना रहा हूँ। अच्छा। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। ये एक रामपुर सेसवान घराने की बंदिश है जो मैंने गायकी अंग की चीज़ें हैं, कर्म कर दीजिए, तो ये सुनाई आपको मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये सोच रही हूँ कि ये इतना छोटा सा एक साज है, चाहे भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात हो या लोक रंग का जादू, हर किसी में ये चलता है, बहुत सुरीला होता है। तो अन्य साजों से ये किस तरीके से डिफरेंट होता है, ये कुछ इसमें क्या एक खासियत है? मैं सिंपल तरीके से कहना चाहूँगा आपको, बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हर इंस्ट्रूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक बन गया है, तबला हो, सितार हो, सरंगी हो, कोई चीज़ इसका वो सिंथेसाइजर में नहीं बन पाया, ये इनकी देन है भगवान की। अभी भी आज आप किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग सुनेंगे, आपको फ्लूट ओरिजिनली मिलेगा, कोई सिंथेसाइजर। आप कोई दूसरा आजकल तबला भी लूप में लगा के करके कैसे भी करते हैं, लेकिन फ्लूट का ऐसा तोड़ नहीं मिला कि कोई उसके जैसे कोई टोन बना दे और फिर लगे फ्लूट। किसी भी फोक, कहीं का भी फोक हो, हर जगह एक फ्लूट वाला अच्छा मिल जाएगा आपको। और लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छे बजा रहे हैं, अच्छे से अच्छे बजा रहे हैं, और भगवान की देन है कि आज पूरी दुनिया में फ्लूट अच्छे मतलब सीख भी रहे हैं। मतलब आज के बच्चे लोग, पहले होता था कि सितार सीख रहे हैं, गिटार सीख, अक्सर मैं सुनता था वो फलाना स्कूल खुला हुआ गिटार सीखने जा रहे हैं, फिल्मी गाना सीख रहे हैं, अभी ज़्यादातर लोग फ्लूट सीख रहे हैं। तो ये ईश्वर की बात है, जो है बहुत उज्जवल। अक्सर मेरे से लोग कहते थे अच्छा वो आ गया, फ्यूज़न आ गया, ये आ गया, आके सब चला जाएगा, जैसे कोरोना चला गया ना, वो भी चला जाएगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है ये हजारों साल पुरानी है और हजारों साल तक चलती रहेगी। कहते हैं ना पंडित जी, जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, वो हमेशा रहती है। बिल्कुल सही। थोड़े दिनों के लिए कुछ चीजें आती हैं। अब देखिए, पुराने जो गाने थे रागों पर आधारित, आज नहीं, रागों पर आधारित हो ना हो, लेकिन अपने आप में उसमें कुछ बात है, मीनिंग इसके धुनों में, उसके बोलों में ऐसे शब्द ही नहीं आते। अभी तो इतने बुरे बुरे शब्द आते हैं कि आप अपने घर में सुन नहीं सकते हैं। तो वो भी ऐसा चल रहा है। लेकिन पहले के आप संगीत सुनिए, पहले के गाने सुनिए, कमाल के, लेकिन चल वही रहे हैं, पुराने ही चल रहे हैं, नए कहाँ चल रहे हैं। आज भी पुराने गीतों को बड़ा पसंद किया जाता है। पंडित जी, एक बांसुरी वादक बनने के लिए अगर कोई बच्चा बांसुरी सीखता है तो कितना वक्त लगता है उसको सीखने में या एक कलाकार बनने में? वैसे तो हर दिन उसके लिए नया होता है। नहीं, देखिए, कलाकार बनाना और बनना ये तो ईश्वर के हाथ में है कि वो कैसे बनाता है। हम कितना भी मेहनत कर लें, अगर हमारे तकदीर में वो संगीत सीखना नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे करते हैं, बरसों से रियाज कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके अंदर ईश्वर पहले से ही भर के भेजता है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जितना मेहनत करेंगे तभी कामयाबी मिलेंगी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वोकल हो या डांस हो या म्यूज़िक हो, जब तक सीखेंगे नहीं और सीखने के साथ रियाज नहीं करेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कहीं से भी यूट्यूब से, यहाँ से सीखने से
कुछ नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर कोई अच्छा गुरु मिलता है, उनका सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वही कामयाब होगा, वही शिष्य कामयाब होगा। हाँ, अक्सर वो राग की पहचान, उसको क्या पता है कौन सा राग गा रहे हैं, सही गा रहे हैं। अब आप तबले पे माल को सुनिए तो तबले पे माल को थोड़ी ना होगा, वो तो कोई भी अनाउंसमेंट कर सकता है। लेकिन प्रॉपर अगर किसी गुरु के पास जाएंगे तो कहेगा पर ये सारे गामा पादा निसा, इसका रियाज करिए, फिर दूसरे पलटे, दूसरे सरगम, अलंकार, ये करते करते जब वो लगेगा तो उनको अपने आप ही समझ आता कि अरे फिर। लेकिन ये तपस्या सालों का है, महीनों का नहीं है, दिनों का नहीं है। गुरुजी, आप ने तो इतनी सालों की तपस्या है आपकी, जी जी, तो आपकी तो अवार्ड्स की जो लिस्ट है वो भी बड़ी लंबी नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तो शुरुआत है। जी जी, फिर भी आपको ग्रेमी अवार्ड सर्टिफिकेट से भी नवाजा जी गया। जी जी, उस कार्यक्रम में वो मेन तो पंडित रविशंकर जी हैं, उनके सानिध्य में हम लोग गए हैं रॉयल एल्बर्ट हॉल में, कंसर्ट फॉर जॉर्ज। उसके लिए 2002 में, तो 2004 में उसमें मिला। तो सर्टिफिकेट से तो मेन नहीं होता, मेन होता है मेहनत, रियाज करने से। रियाज करेंगे तो हो सकता है ओरिजिनल मिले, मेहनत करेंगे तो और अच्छा मिले। नाटक अकेडमी अवार्ड से भी हाँ जी, वो देखिए हमारे हिंदुस्तान के परंपरा के हिसाब से जो विद्वान संगीतकार होते हैं उनको मिलता है, वो हमें आशीर्वाद मिला है, अच्छी बात है। तो पंडित जी, आपकी ये जो विरासत है, आपने अपने पिता की, चाचा जी की विरासत और भी जो एक लंबी परंपरा रही आपके घर में, तो अब आपके परिवार में कौन संभाल रहा है? आप नहीं, हमारे जो परंपरा के हिसाब से जो जिनके बच्चे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं बजा रहा हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं। अब वही अगर रियाज करेंगे, मेहनत करेंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन हमने तो सबको शुरू का इंजेक्शन दे रखा है, तो वो फिर वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। ये हमें भी पहले से ऐसे मिलता हुआ, तो बहुत जगह ऐसे होता है। वो नहीं कि डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर, नहीं, हम ऐसे माहौल में उनको रखे हैं। जब हमारे मेरे और मेरे भाई के बच्चे, हम लोग जब वो छोटे छोटे थे तो क्रिकेट खेलने के लिए हम उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते, चलो यार पार्क में क्रिकेट खेलो, हमने उसको। और संगीत का रियाज मेन क्या है, संगीत अगर नहीं सीखेंगे ना तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अगर हम उनको ऐसे छोड़ दें तो वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, क्या सीखेंगे पता नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान संगीत में देंगे तो जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो वो बच्चे जल्दी कोशिश करके ठीक बजा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा बजाएंगे तो और आनंद आएगा। आपके बच्चे, जी जी, आप तो गुरु हैं, उनके पिता भी हैं, तो कभी कोई ऐसा मंजर भी आता है कि आपने एक साथ हाँ जी, साथ में लेके चलते हैं बहुत जगह। हम तो जब वो बच्चे 12-13 साल के थे तभी से लेके बगल में बैठा के उनको करते थे। अब जैसे मेरा पोता है, वो भी सीख रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो हम इंजीनियर बने, क्या है उनके अंदर हमें पता है कि कुछ न कुछ ईश्वर की देन आ जाती है। तो घरानेदार बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जब जिस घराने में संगीत का माहौल होता है, और माहौल के हिसाब से, इसलिए कि जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर जैसे ही बने की कोशिश करेगा, या मैं म्यूजिशियन हूँ तो मेरे बच्चे म्यूजिशियन ही बनेगा। तो ऐसा हम जबरदस्ती नहीं करते, अपने आप ही वो करने लगते हैं। जैसा माहौल देखते हैं जी जी, बहुत बड़े बड़े उस्ताद के बच्चे भी ऐसे हुए हैं कि वो संगीत नहीं कर पाए, ऐसा भी हुआ है। तो गुरुजी, ऐसी कोई ख्वाहिश अभी भी है आपकी जिसे आप पूरा करना चाहते हो, या सारी पूरी हो गई? नहीं, ख्वाहिश तो कभी पूरी होती नहीं है, देखिए कुछ भी करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे, मेरे शागिर्द, मेरे पोते अच्छा बजाएं, दुनिया में उनका नाम हो, मेरे से भी अच्छा बजाएं, तो वही तभी खुशी होंगे। ये नहीं कि मेरे बच्चे अच्छा बजाएं और शागिर्द अच्छा ना बजाएं, ऐसा नहीं। मेरे शागिर्द भी अच्छा बजाएं, मेरे बच्चे भी अच्छा बजाएं, मेरे और भी जितने भी सीखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी अच्छा बजाएं। पंडित जी, गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो सदियों से चली आ रही है, आपने भी निभाई है, तो आजकल के जो बच्चे आपसे सीखते हैं तो वो भी पूरी तरीके से समझ? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सबको पता है, क्योंकि संगीत आता ही ऐसे ही है। अगर हम उनको उस तरह से हम सिखाएंगे नहीं ना, तो वो भी सीख नहीं पाएंगे और हम सिखा भी नहीं पाएंगे। अगर गुरु की आदर मन से करेंगे तभी वो सीख पाएंगे, क्योंकि गुरु सिखाता थोड़ा सा है, लेकिन आशीर्वाद से उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आशीर्वाद उनको नहीं, ये कहने से नहीं गुरु जी आशीर्वाद दीजिए तो गुरु आशीर्वाद दे, ऐसे नहीं होता। आशीर्वाद मन से, दिल से होता है। पंडित जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, इस पीढ़ी के जो कलाकार आने वाले भविष्य में, वो उनका भविष्य वो उज्जवल बने, जी जी, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? रियाज करें,
जितना रियाज करेंगे तभी तरक्की होगी। पंडित जी, इसके लिए कोई दिनचर्या होती है? नहीं, देखिए किसी भी समय, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हम लोग किराए के मकान में रहते थे, जंगपुरे में। एक कमरे का घर था, एक छोटी सी बाहर रसोई। तो गर्मी के बहुत पेड़ के नीचे बैठे हुए पूरे दिन रियाज कर रहे हैं। तो वो भी कभी बारिश हो गई, भाग के अंदर घुस गए उसे, लेकिन जितना रियाज करें वो काम आ रहा है। मतलब ये नहीं कि अब आज मैं 65 साल का हो गया हूँ, वो जो बचपने का रियाज है वो काम आ रहा है। तो जितना रियाज करेंगे, अब ये सोचना नहीं कि हमें आधे घंटा रियाज करना है या 1 घंटा करना है या 2 घंटा। पहले तो घड़ी भी होती नहीं थी, अभी तो आज के बाद घड़ी भी है। लेकिन जितना भी मन लगा के मन लगना चाहिए। एक दफ़े मन अगर ध्यान उधर संगीत की तरफ आ गया, वो कामयाब हो गया। तो पंडित जी, आज आपने हमें इतना बहुमूल्य वक्त अपना दिया और अपनी कला से रूबरू कराया हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को, ऑडियंस को। आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार जी। सफ़र के हम सफ़र जब साथ साथ चलते हैं तो ज़िंदगी और भी हसीन हो जाती है। जी हाँ, एक कलाकार के जीवन में कितने ही लोग मिलते हैं और उनके बारे में ख़ास राय रखते हैं। तो आइए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी के बारे में उनके अपने क्या राय रखते हैं, हम भी साझा करते हैं। मैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी का शिष्य हूँ और पुत्र भी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें सिखाया और जो अपब्रिंगिंग हमें दी, जो बहुत मुश्किल है, और बस मैं यही कामना करता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और कलाकार के नाते जो मैं सीख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि उनके पच्चनों पे ही चलूँ और उन्हें कुछ करके दिखाऊँ। मेरे दादाजी, पिताजी और चाचा जी की जो परंपरा है, जो मैंने सीखा संगीत, मैं कोशिश करूँगा कि उसको आगे ले जाऊँ। मैं 2011 में कलकत्ता में डोवरलिन म्यूज़िक फेस्टिवल में पहली बार गुरुजी को सुना। फिर मुझे लगा कि अगर बांसुरी बजाना है, मैं उससे पहले भी बांसुरी सीखता था, मुझे लगा कि उनके पास आना ही है, क्योंकि उनकी जो बजाने की स्टाइल है, जो अंदाज है, वो मैंने मतलब दूसरे और किसी की भी वादक के पास नहीं मिला मुझे। मैं 4 साल से गुरुजी से बांसुरी सीख रहा हूँ। सब इंसानों का एक लक्ष्य होता है उनके जीवन में, कि वो पहले लक्ष्य प्राप्त करें और अंत में वो चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो और उनके दर्शन हो। लेकिन मेरी खुशनसीबी देखिए आप, सबसे पहले ही मुझे ईश्वर के रूप में गुरुजी मिल गए हैं और वो ही मुझे लक्ष्य के ओर ले जा रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में। मेरे दादू से फ्लूट सीखता हूँ और मेरे दादू का नाम पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी है और मैं भी उनकी तरह एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। दर्शकों, भारतीय कला संस्कृति अनेक रंगों से रंगी हुई है, जिसके अलग अलग रस हैं, अलग अलग रंग हैं, और इन्हीं रंगों को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में एक और कलात्मक रंग से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।